कहानियां बाय सिद्धांत मिश्रा। मैं 50 साल पुरानी एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहता हूँ, जो हमेशा से अजीब पैरानॉर्मल घटनाओं का हॉटस्पॉट रही है। इतने सालों में कहानियाँ और मुलाकातें इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि बहुत से रहने वालों, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, उनके पास जवाबों से ज़्यादा सवाल ही बच चुके हैं। एक बार मैं अपने छोटे स्टूडियो अपार्टमेंट में डिजिमोन कार्टून देख रहा था और मेरी माँ और नानी रसोई में खाना बना रही थी। अचानक मुझे लगा जैसे किसी महिला की आवाज़ ने मेरा नाम पुकारा हो। मैंने टीवी म्यूट कर दिया, ध्यान से सुनने के लिए। आवाज़ों की जगह एक हल्की अजीब सी गुनगुनाहट मेरे आसपास तैर रही थी। पहले मुझे लगा शायद शो से आ रही हो, लेकिन टीवी तो म्यूट था। वो धुन स्पीकर से नहीं, बल्कि मेरे से आधा मीटर दूर खाली हवा से आ रही थी। मैं डर के मारे जम गया और कांपते हुए रसोई की तरफ दौड़ गया। माँ ने टीवी चेक किया और कहा कि सब ठीक है। 10 साल बाद अजीब घटनाएं और तेज हो गईं। बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड ने बताना शुरू किया कि पार्किंग में एक सफ़ेद भूत जैसी शक्ल नजर आती है। कभी वो लोगों के सामने शांत खड़ी रहती, कभी बैठ जाती और कभी हवा में ऊपर तैरती हुई चली जाती। गार्ड के मुताबिक वो बेचैन सी लगती, जैसे किसी का ध्यान खींचना चाहती हो। ये घटना सीसीटीवी में भी कैद हुई थी, पर सिस्टम अपग्रेड होते ही वो फुटेज खो गई। रात देर तक तेज चीखें और ठंडी सी सीटी जैसी हवा में तैरती हुई आवाज़ें भी सुनी गईं। सबने हर कोना देख डाला, पर ना ही कोई शरारती बच्चे मिले और ना ही कोई और लोग। कई रहने वालों, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, अपने नाम को बेजिस्म मर्दों और औरतों की आवाज़ों में पुकारते हुए सुना है। बेसमेंट यानी घर के नीचे का एक कमरा, उसमें एक अनदेखा अंधेरा सा साया कई बार दिखा, जिसने देखने वालों की रातों की नींद उड़ा दी। मैंने खुद एक छोटी लड़की को देखा, शायद 4 से 7 साल की, जो सफ़ेद ड्रेस में लंबे काले बाल के साथ कॉरिडोर में भागती हुई नजर आई। इस उम्र का कोई बच्चा यहाँ कभी मरा नहीं, इसलिए उसकी मौजूदगी मुझे और भी ज़्यादा बेचैन करती है। क्या वो इस इमारत के बनने से पहले की किसी बात से जुड़ी हो सकती है? सबसे ज़िद्दी आत्मा तो 2 महीने तक लगी रही। हर रात बिल्कुल 3:10 से 3:43 के बीच मेरा कुत्ता मुझे उठाता, दरवाजे पर लगातार भौंकता रहता। वो कांप रहा होता और शांत होने से इनकार कर देता। स्कूल के काम, नींद की कमी और इस रोज़ के इंसिडेंट से थककर मैंने गार्ड को फ़ोन किया। सोचा शायद कोई पड़ोसी नशे में आया हो। उसने किसी भी शोर से इनकार किया, पर निगरानी रखने का वादा किया उसने। फिर मैंने और मेरे पिता ने कुछ ऐसा देखा, इसने हमें काफ़ी डरा दिया। भौंकने से थोड़ी देर पहले फ्लोर की ऑटोमेटिक लाइट्स इस तरह जगमगाते हैं जैसे कोई सीढ़ियों से आ रहा हो। रोशनी हमारे दरवाजे तक आकर रुक जाती। हर बार जब हमने दरवाज़ा खोला, वहाँ कोई नहीं होता। मेरा कुत्ता वहीं जम जाता और उस अदृश्य चीज़ पर भौंकता रहता। 6 हफ्तों तक ये सिलसिला हर रात चलता रहा। मैं उसे अपने कमरे में सुला भी नहीं पाता, वो वहाँ भी बिना रुके भौंकता रहता। मैं पागल सा होने लगा था। मजबूर होकर मैंने अंधेरे में चीख कर कहा कि जो भी रूह हमें सता रही है वो चला जाए। मैंने चैन के लिए भगवान से प्रार्थना की और आखिरकार ये सब रुक गया। मेरी बहन का कहना है कि उसने बिल्डिंग के अंधेरे कोने में खुद शैतान को देखा है। मैं इसे स्लीप पैरालिसिस मान लेना चाहता हूँ, लेकिन ऐसी जगह में कौन यकीन से कह सकता है कि साए में क्या छुपा है। मेरी नानी इंग्लैंड के गांव में एक पुराने घर में रहती है। वो घर काफ़ी बड़ा है और वहाँ
और वही घना सन्नाटा है जो सिर्फ बहुत पुराने घरों में होता है। ये मकान पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे परिवार में रहा है। छुट्टियों या बड़े पारिवारिक कार्यक्रमों पर हम सब यहीं जमा होते थे। बच्चे बागीचे में दौड़ते और बड़े लोग रसोई में बिजी रहते। फिर भी बचपन से ही मुझे इस घर के बारे में कुछ अजीब सा एहसास होता था। हम बच्चों के बीच एक बात फेमस थी, कभी अकेले मत घूमना, खासकर रात को, और अगर हॉल से गुजरो तो कमरों में झांकना मत, क्योंकि हो सकता है कोई तुम्हें वापस देख रहा हो। ये खास हॉल सबसे अलग लगता था। वो घर के सामने वाले हिस्से को रसोई से जोड़ता था और वहीं पर लॉन्ड्री एरिया भी था, जहाँ एक बहुत पुरानी वॉशिंग मशीन और कपड़े सूखने के रैक लगे थे। बीचों बीच ज़मीन का एक टुकड़ा हमेशा अंधेरे में रहता। हमने उसका नाम डेड स्पॉट रख दिया था। दिन कितना भी उजाले से भरा हो, वहाँ का अंधेरा कम नहीं होता था। हम कभी वहाँ रुकते नहीं, सीधा आगे देखते वहाँ से भागते हुए निकल जाते। बचपन में मुझे कुछ दिखा नहीं, पर एहसास होता था कि अगर गलत पल में मैंने सर घुमाया तो कोई मुझे देख रहा होगा। बाद में मुझे पता चला कि मेरे पापा ने उस हॉलवे में एक छोटा बाथरूम बनवाया था, पर मेरे दादा दादी ने उसे कभी इस्तेमाल नहीं किया। उनका कहना था कि वो जगह पहले से किसी और की है। 18 साल बीत गए, हम यूके छोड़कर चले गए और सिर्फ मेरे चाचा नानी की देखभाल के लिए वहाँ रुक गए। जब हम दोबारा वहाँ गए, पापा ने बताया कि उनको वहाँ सही से नींद नहीं आती है। एक बार रात 3 बजे जब उनकी नींद खुली तो उन्हें लगा जैसे कोई उनकी अलमारी पर बैठकर उन्हें घूर रहा हो। उन्होंने खुद को समझाया कि ये बस अंधेरे का धोखा है, लेकिन उनकी बेचैनी बनी रही। जब उन्होंने ये बात चाचा को बताई तो वो बिल्कुल घबराए नहीं। उन्होंने कहा कि उन्होंने भी उसे देखा है और फिर और भी बातें बताई। उन्होंने छोटी बच्ची का जिक्र किया जो ऊपर वाले हॉलवे में दौड़ती रहती है, सफ़ेद सी काले बालों वाली, और सीधा उस दीवार में घुस जाती है जहाँ पहले मुख्य दरवाज़ा होता था। उन्होंने बताया कि उन्होंने ड्राइंग रूम में हवा के कपड़े जैसी सतह को चीर कर निकला एक बड़ा और टेढ़ा मेरा मर्द का चेहरा भी देखा है। उन्होंने बोला कि वो हर हफ्ते घर को एक प्रीस्ट के द्वारा धुआं यानी स्मचिंग करते हैं ताकि यहाँ रहना मुमकिन हो सके। उनका कहना था कि उस घर में कुछ है जो जानता है कि तुम कब अकेले हो, और वही वक्त होता है जब वो तुम पर हावी होता है। मेरे कॉलेज का पहला साल सैंडी पॉइंट मेन में गुजरा, बक्सपोर्ट के पास एक छोटा सा कस्बा। मैं हॉस्टल में रहता था, पर वीकेंड पर अपने माँ बाप से मिलने घर चला जाता। उनका घर एक पुराने थोड़े डरावने होटल की पहाड़ी के पास था। सैंडी पॉइंट हमेशा अजीब तरह से खाली लगता। दिन हो या रात, बाहर कोई नज़र नहीं आता, और यही चीज़ उसे और डरावनी बना देती थी। उनका घर खुद भी बहुत पुराना था। अंदर घुसते ही सीधा डाइनिंग रूम आता, नीचे पुरानी लकड़ी के फर्श, आगे रसोई और दाएं हाथ सीढ़ियाँ और ड्राइंग रूम, और तय खाने के रूम का दरवाज़ा रसोई में था। लेकिन ना मेरी माँ को वो रूम पसंद था और ना मुझे। हमें हमेशा लगता जैसे कोई हमें देख रहा हो। ड्राइंग रूम का एहसास भी यही था। अजीब बात यह थी कि सिर्फ मेरे पिता ही आराम से रहते। हर रात को मैं अगले दिन के कपड़े कुर्सी पर सही तरीके से रख देता, लेकिन सुबह उठकर वो कपड़े घर में इधर उधर बिखरे मिलते। रात को हॉल में मुझे पैरों की आहट सुनाई देती, जो सीढ़ियाँ चढ़कर मेरे कमरे के सामने से गुजरते हुए मेरे माँ पापा के कमरे की तरफ, और फिर वापस मेरे कमरे के पास आती और फिर चुप हो जाती। मैं आवाज़ लगाता, पर मुझे कोई जवाब नहीं मिलता। मैं हमेशा वहाँ अनकंफर्टेबल महसूस करता था, पर जिस पल ने सब कुछ तय कर दिया वो मेरे पिता के साथ हुआ। एक दिन वो तबीयत खराब होने पर घर पड़ते। बिस्तर पर पड़े पड़े
उन्होंने बाहर से दरवाजे खुलने और घर के अंदर आते कदमों की आहट सुनी। उन्होंने सोचा शायद माँ जल्दी लौट आई हैं। तब उन्होंने आवाज़ दी, पर उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। वो कदम डाइनिंग रूम की तरफ गए। वो उठकर दोबारा पुकारते रहे, फिर भी कोई जवाब नहीं आया। फिर सीढ़ियों के टॉप पर उन्होंने एक आदमी को सूट पहने हुए ड्राइंग रूम में घुसते देखा। मेरे पिता ऐसे मामलों में मजाक नहीं करते। उन्होंने तुरंत अपना बंदूक उठा लिया और वो तैयार थे कि अगर कोई घुसपैठिया है तो आज उसकी खैर नहीं। उन्होंने हर कमरा, बेसमेंट और बाहर तक टीक डाला। वहाँ कोई नहीं था। जिसे उन्होंने देखा था वो गायब हो चुका था। कुछ ही दिनों में मेरे माँ पापा शिकागो शिफ्ट हो गए और मुझे बहुत राहत मिली। अपनी जवानी में मुझे 2 अलग अलग घरों में अजीब तजुर्बे हुए। पहला घर एक सामान्य छत वाली प्रॉपर्टी थी जिसमें घर के नीचे एक रूम था। पहले दिन ही हम नीचे गए और वहाँ घर की माचिस की तीलियों से बना एक मॉडल मिला और साथ ही 1970s के पुराने अखबारों की कटिंग्स भी मिली। शुरू में हमने ध्यान नहीं दिया, पर जल्दी बहुत कुछ होना शुरू हो गया। सामने के दरवाजे से आप हॉल के आखिर पर लिविंग रूम देख सकते थे और वहाँ अक्सर हमें परछाई जैसी शक्लें चलती दिखती। नीचे वाले रूम का दरवाज़ा खुद खुल जाता और उसकी लाइट अपने आप जल जाती। नीचे वाली हाउसमेट को अक्सर अपने ड्रॉर खुले मिलते। रसोई की अलमारियों के दरवाजे भी अपने आप खुल जाते। ऊपर के माले पर हम तीनों को रात में बाहरी कदमों की आहट और दौड़ने की आवाज़ सुनाई देती। महीनों तक हम सब यही समझते रहे कि शायद हम में से कोई होगा। फिर एक दिन सब ने ये मान लिया कि हम में से कोई भी नहीं था। रातों को चीज़ें इतने ज़ोर से हिलती कि मेरी नींद टूट जाती। दूसरे साल तक आते आते हम तंग आ गए। हमने घर बदल लिया। सोचा कि अब छुटकारा मिलेगा, लेकिन दूसरा घर और भी बुरा निकला। ऊपर के हॉल में फिर वही पैरों की आहट गूंजती। एक रात ऊपर वाले बाथरूम में मैं बैठा था, तभी किसी ने हैंडल को झटका दिया और मुझे हल्की सी एक हंसी सुनाई दी। मैंने सोचा मेरे दोस्तों की शरारत होगी, पर जब मैंने दरवाज़ा खोला तो हॉलवे अंधेरे से भरा था और सब लोग सो रहे थे। मेरे कमरे में लगा एक शेल्फ से रात को चीज़ें गिरती रहती, जबकि उसकी फिटिंग मजबूत थी। दरवाज़ा या खिड़की ज़ोर से बंद करो तो भी सामान हिलता नहीं, फिर भी रात को चीज़ें नीचे आ गिरती। एक रात नींद लगते ही मेरे कान के बिल्कुल पास मुझे किसी की तेज़ सांसें महसूस हुई। वो इतनी करीब थी कि आवाज़ सीधी मेरे स्किन पर मुझे महसूस हुई। मैं घबरा कर पलटा तो एक इंसानी आकृति मेरे बिस्तर के पास खड़ी थी और वो पल भर में गायब हो गई। मेरे साथ रहने वाले लोग भी नीचे की तरफ से आवाज़ें सुनते, खाली कमरों में हल्की बातें। वो अक्सर ग्रुप चैट पर मैसेज करते, कहते कि आवाज़ कम रखो, लेकिन पता चलता कि हम सब या तो बाहर थे या सो रहे थे। कभी कभी ड्राइंग रूम में साए तेज़ रफ्तार से दौड़ते हुए गुजरते। एक शाम जब हम सब मिलकर टीवी देख रहे थे, हमने एक आदमी को हॉलवे से बागीचे की तरफ दौड़ता देखा। हम में से कोई भी बिना पीठ दीवार से लगाए बैठे रहने की हिम्मत नहीं करता। रसोई और दोनों बाथरूम्स के टैप्स भी अपने आप चल पड़ते। तीसरे साल तक आते आते मैंने नया घर ले लिया और सब कुछ तुरंत रुक गया। कुछ दोस्तों ने वहाँ रहना जारी रखा और नए किराएदार आने लगे। उन्होंने भी वही सब अनुभव किया। जो आदमी मेरे पुराने कमरे में आया उसने मेरे जैसे ही इंसिडेंट्स बताए। कभी कभी मैं सोचता हूँ तब से लेकर अब तक वहाँ कितने लोग रहे होंगे जो उन्हीं दीवारों के बीच वैसी ही दहशत का सामना कर रहे होंगे। सन 2014 में मेरे एक दोस्त की माँ विलियम्सबर्ग में रहती थी। उन्होंने एक बहुत पुराना घर खरीदा था और वो अक्सर अजीब आवाज़ों और घटनाओं की शिकायत करती थी। उनका कहना था कि घर के नीचे वाले रूम से रात देर तक बच्चे की हंसी सुनाई देती है। उन्होंने ये भी कहा कि घर में एक कमरा ऐसा था जो हमेशा
10 से 20 डिग्री ठंडा लगता, खासकर उस पुराने आईने के पास जो उस कमरे में रखा था। एक रात मैं और मेरा दोस्त थोड़ा इन्वेस्टिगेट करने निकले। हम एक पुराना डिजिटल कैमरा ले गए जिसमें छोटी स्क्रीन पर तस्वीर तुरंत दिख जाती थी। हम उस ठंडे कमरे में गए। अंदर सिर्फ आईना था, ना टेबल, ना फर्नीचर, ना रोशनी। हवा सही में जमती हुई लग रही थी। हमने अंधेरे में करीबन 20 तस्वीरें खींची बिना फ्लैश के। तब हमें कुछ अजीब नज़र नहीं आया और लगभग 40 मिनट बाद रात का काम हमने ख़त्म समझा। अगले दिन मेरे दोस्त ने फ़ोटोज़ देखी। उसने एक मुझे भेजी और उसे देखकर मेरी रूह तक कांप गई। बिल्कुल काले कमरे के बीच में एक धुंधला परछाई जैसा आकार था, जैसे कोई झुककर या बैठकर मौजूद हो। कुछ लोग कहते हैं उन्हें उस तस्वीर में कुत्ते का चेहरा दिखाई देता है। मेरी नज़र में वो किसी शैतान शक्ल जैसा लग रहा था। ये जानते हुए कि वो कमरा खाली था और अंदर सिर्फ वो आईना था, इस तस्वीर ने मुझे हिला दिया। आज तक ये सबसे डरा देने वाली चीज़ों में से एक है जो मैंने देखी। जब से मैं 9 साल की थी, तब से अपने परिवार के साथ जिस घर में मैं रह रही हूँ, वहाँ मुझे अजीब एहसास और तजुर्बे होते आए हैं। पिछले 19 सालों में मैंने कई सायों को देखा, जिनमें से 2 बहुत साफ थे। एक छोटी बच्ची लगभग 5 साल की, सफ़ेद धुंधली सी परछाई, घुंघराले बाल और पुराने स्टाइल की लंबी ड्रेस में। वो मासूम सी लगती थी और कभी कोई परेशानी नहीं पैदा की उसने। उसे मैंने और मेरी बहन दोनों ने देखा। अजीब बात ये थी कि घर के किसी भी आदमी ने उसे कभी नहीं देखा। दूसरी शक्ल बिल्कुल अलग थी। एक लंबा चौड़ा आदमी टोपी पहने। वो कभी बोलता नहीं, बस घूरता रहता। मेरा एक्स बॉयफ्रेंड एक बार जब हमारे घर रुका था, उसने भी उसे देखा था। तब मेरा भाई जॉन घर पर नहीं था। मेरा एक्स अंधेरे हॉलवे से गुजरता हुआ उसे ही सलाम कर रहा था। उसे लगा जैसे वो जॉन हो। बाद में उसे समझ आया कि जॉन घर पर था ही नहीं। उसने बिल्कुल वैसा ही आकार बयान किया जैसा मैं बचपन से देख रही हूँ। बस अंधेरे हॉलवे में उसे उस आदमी की टोपी नज़र नहीं आई। मैं खुद उसे 8 और 12 साल की उम्र में देख चुकी हूँ और अब जब मैं 21 की हूँ तो कभी कभी अभी भी उसकी झलक मुझे मिल जाती है। 2 साल ऐसे भी गुजरे जब वो बिल्कुल भी नहीं दिखा। कल सुबह मेरी माँ ने मुझे एक बुरे सपने से डरा कर जगाया। उनका कहना था कि वो सीधी पीठ के बल लेटी थी, पर उनके सीने और बाहों पर कोई भारी चीज़ दबाव डाल रही थी। उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पर उन्हें महसूस हो रहा था कि वो चीज़ उनके अंदर घुसना चाहती है। वो बोल नहीं पा रही थी। जब मुश्किल से कुछ शब्द वो बोल पाई तो उन्होंने उसे भाग जाने को कहा। मेरे पापा को रात भर उन्हें 6 बार जगाना पड़ा, क्योंकि उन्हें वही सपना बार बार आ रहा था। हर बार वो डर के जाग जाती। ये पहली बार नहीं था। कुछ साल पहले जब मेरा भाई घर पर रहता था, उसकी गर्लफ्रेंड को उसके कमरे में स्लीप पैरालिसिस हुआ था। वह रोती हुई घबरा कर जागी, कहती हुई कि उसने वही छोटी घुंघराले बालों वाली लंबी ड्रेस पहनी बच्ची देखी, पर इस बार उसका चेहरा काफ़ी बिगड़ा हुआ था। वो बिस्तर के किनारे झुकी खड़ी थी, घूरती हुई, गुस्से से भरी। वो भूली नहीं, पर मेरे भाई की गर्लफ्रेंड को ज़बरदस्त मैनिफेस्टेशन वाली एनर्जी महसूस हुई। वो होश में थी, पर हिल नहीं पा रही थी। उसका गला घुट रहा था, अजीब आवाज़ें निकल रही थी। ये सब तब तक चलता रहा जब तक मेरे भाई ने उसे उठा नहीं दिया। उसी सुबह जब मैं माँ को बताने लगी कि कल रात मैंने उसे किचन में देखा, मेरा भाई और उसकी गर्लफ्रेंड ने मेरी बात सुन ली और अपना तजुर्बा बताया। हमें अजीब लगा कि हमारे घर की किसी भी महिला ने कभी उस बच्ची से बुराई महसूस नहीं की। शायद वो मेरे भाई की गर्लफ्रेंड से जलन महसूस कर रही हो। माँ के सपने के बाद मैं बेचैनी के साथ सोई।
उस रात मुझे जिंदगी का सबसे बुरा स्लीप पैरालिसिस हुआ। मैं हिल नहीं पा रही थी, पर मुझे महसूस हो रहा था कि मेरे क्लोजेट की तरफ से कोई मौजूदगी आ रही है। अजीब ये था कि सपने में मुझे क्लोजेट के अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, वहाँ सिर्फ घना अंधेरा था। मुझे महसूस हो रहा था जैसे कोई वहाँ से मुझे देख रहा हो। फिर मेरा ध्यान बेड के पैरों की तरफ फिरा, जहाँ एक लंबी शक्ल मंडरा रही थी। मेरा जिस्म जोर से कांप रहा था, पर एक अदृश्य बोझ ने मुझे बेड से चिपका रखा था। मैं आंखें बंद कर सर हिलाती रही, बस यही चाहते हुए कि मैं जाग जाऊं। फिर आखिरकार मैं उसके चंगुल से छूट गई। मैं दहशत में जागी और दोबारा सो ही नहीं। मुझे पहले भी स्लीप पैरालिसिस हुआ है, पर इतनी तेज़ी से कभी नहीं जितनी उस रात। हमारा घर कम से कम 40 साल पुराना है, पर बाहर से आम सा दिखता है। मैंने इस इलाके के बारे में खूब खोज की, पर कुछ हाथ नहीं लगा, न शहर की न ज़मीन की कहानी। मैं अपने आप को बहुत धार्मिक नहीं मानती, पर इतना ज़रूर मानती हूँ कि मौत के बाद कुछ तो है। मैं पैरानॉर्मल पर यकीन रखती हूँ और जानती हूँ कि कुछ बुरी मौजूदगियाँ हमसे चिपक जाती हैं। फिर भी ये लड़ाई मेरे दिमाग में चलती रहती है कि जो कुछ मैंने झेला, क्या वो वाकई शैतान था या नहीं। सालों से मुझे सिर्फ घर में ऐसे ही तजुर्बे हुए हैं। अब सोचती हूँ कि क्या किसी और के साथ भी परिवार और दोस्तों के बीच ऐसा हुआ होगा। क्या उन्होंने अनदेखा करके छोड़ दिया और फिर ये रुक गया। मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि इस घर की मौजूदगी अभी ख़त्म से नहीं लगती है। मेरा घर जंगलों के बीच बना था, प्रकृति से घिरा हुआ, और वही जगह मुझे सबसे ज़्यादा पसंद थी। खामोशी में सिर्फ हवा की आवाज़, पत्तों का सरसराना और दूर से केवल जानवरों की आवाज़ आती थी। वक्त गुजरता गया और मैंने वहाँ कई अजीब चीज़ें देखी जिनका मैं कोई क्लियर जवाब नहीं दे पाऊँगा। अपने वॉक पर कभी कभी मुझे ऐसे लोग मिलते जो भटक रहे होते और कहते कि वो लोग खो गए हैं। मैं हमेशा उनकी मदद करता। कभी कभी ऐसे लोग मिलते जो बस भागते फिरते निकल आते, किसी ऐसे कोने में अकेला होने की कोशिश कर रहे होते जहाँ से वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म करना चाहते। और ऐसे कपल्स भी होते जिन्हें लगता था उन्होंने कोई बिल्कुल अलग जगह ढूंढ ली है, जबकि हकीकत में वो बिल्कुल अकेले नहीं थे। पर सबसे ज़्यादा मुझे चौंकाने वाली चीज़ वो ऑब्जेक्ट्स थीं। मेरे घर के पीछे पीहड़ के पेड़ से एक नदी की स्ट्रीम बहती थी, और कभी कभी वो अजीब चीज़ें साथ लेके आती। ऐसे पत्थर जो रंग में अलग थे और इस इलाके में होने चाहिए ही नहीं थे। कभी कभी जूते, बॉटल्स, पुराने खिलौने या ऐसी किताबें जिनके पन्ने भीग कर पढ़ने लायक नहीं रहते। मैं सोचता कि कोई ऐसी चीज़ें क्यों छोड़ देगा जिसे नदी के बहाव धीरे धीरे मेरे घर की तरफ ले जा रहा हो। फिर मेरे घर के अंदर अजीब चीज़ें होने लगी। मेरी पर्सनल चीज़ें बिना वजह गायब होने लगी, जैसे डिओड्रेंट, मौसे और भी बहुत कुछ। शुरू में मैं ज़्यादा नहीं सोचता था, लेकिन फिर एक दिन एक काफ़ी ज़्यादा डरावनी चीज़ हुई। एक दिन मेरी आग की लकड़ी काटने वाली कुल्हाड़ी गायब हो गई। मैंने हर जगह ढूंढा, सोचता हुआ शायद मैंने कहीं रखा होगा, पर बाद में वो मेरे बिस्तर पर मिली। कुल्हाड़ी वहाँ जानबूझकर मजाक से रखी गई थी। मैं अकेला रहता था, कोई और मेरे घर में आया भी नहीं था, तो ये हुआ कैसे? आसमान में भी कुछ रोशनियाँ दिखती थीं। वो ना तो एयरप्लेन्स थीं न सैटेलाइट्स। कभी वो अजीब तरीके से हिलती फिरती दिखती, कभी चुपचाप लटकती रहती और फिर गायब हो जाती। इन नज़ारों के बावजूद सबसे खौफनाक तजुर्बा तब आया जब मैं जंगल छोड़कर शहर गया। मैं शहर गया ये सोचकर शायद चीज़ें बदल जाएंगी। मैंने चौथी मंजिल का छोटा सा अपार्टमेंट रेंट लिया था। उसमें एक आदमी के लिए काफ़ी जगह थी। मुझे कभी रूममेट्स नहीं चाहिए थे।
रात की शिफ्ट पर काम करने की वजह से मैं दिन में घर पर होता और आराम करने की कोशिश करता, लेकिन हर दिन ठीक 4 बजे शाम को मैं सुनता कि किचन की खिड़की हल्की सी खिसकती है और एक क्लिक की आवाज़ आती है, और उसके बाद मेरे विंड चाइम्स की हल्की आवाज़ें मेरे कानों तक पहुंचती। जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा डराती थी वो खिड़की नहीं थी, बल्कि उसके बाद जो होता था। मैं कभी कदम की आवाज़ नहीं सुनता, पर हॉल का डोर हैंडल अपने आप अजीब तरीके से घूमता, जैसे कोई अदृश्य आदमी खिड़की से अंदर आकर मेरा लिविंग रूम पार करके मेन गेट से निकल गया हो। मैंने उसे कभी देखा नहीं, मैं कभी जांचने की हिम्मत भी नहीं कर पाया कि वह था क्या, पर हर रोज़ मैं वही आवाज़ सुनता। मैंने 3 महीने उस अपार्टमेंट में गुजारे, 3 लंबे बिना नींद के महीने, वही रूटीन सुनते हुए। आखिरकार मेरा पेशेंस खत्म हो गया। मैंने अपना सामान बांध कर शहर छोड़ दिया और जंगल वापस आ गया। कम से कम वहाँ उन अजीब हरकतों से मैं परिचित था, और इसलिए वहाँ मैं खुद को ज़्यादा सुरक्षित महसूस करता था। अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लीजिए, क्योंकि रात बहुत लंबी है।